Hi everyone, welcome back and today we are going to discuss about the pecking order theory. Pecking order theory क्या होता है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से। बट ये सब शुरू करने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बताता है? सबसे पहले सर, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी उस सिचुएशन पे बेस्ड है जिस सिचुएशन में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है सेम कंपनी की। अब जब हमने मॉडिग्लानी मिलर मॉडल देखा तो उसमें एक चीज हमने मानी थी कि मार्केट कैपिटल और सबको सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता तो आप ये चीज तो समझ सकते हो कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, आप उस कंपनी में मैनेजर हो, तो आपके पास उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। अगर मैं भले ही बाहर से मैंने इक्विटी शेयर खरीदे होंगे कंपनी के, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो दोनों लोगों के पास में, जो दोनों इन्वेस्टर्स है, शायद आपने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, तो दोनों लोगों के पास में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। मार्केट इज नॉट परफेक्ट और इसी वजह से जो मैनेजर है कंपनी का, वो किस तरह से कंपनी में पैसा लेके आता है, मैनेजर लो, सीईओ लो, जिसके हाथ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंडिंग कराता है कंपनी में, कभी इक्विटी लेके आएगा, कभी डेट लेके आएगा, कभी और डेट लेके आएगा, या डेट निकाल के वापस इक्विटी लेके आएगा। तो ये जो पैटर्न मैनेजर फॉलो करता है, क्योंकि मैनेजर के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो जो पैटर्न मैनेजर फॉलो करता है उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि मैनेजर इस कंपनी के बारे में क्या सोचता है। क्या मैनेजर ये सोचता है कि कंपनी के सेल्स बढ़ते जाएंगे, आगे हमारे पास में बहुत पैसा होगा, और बहुत पैसा होगा तो हम रिटर्न दे पाएंगे, सॉरी इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, और हम अगर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं तो डेट और रेज किया जा सकता है। अगर आपको सेल्स पे कंफर्मेशन नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट पे कंफर्मेशन नहीं है, और अगर प्रॉफिट कंफर्म नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से पे करोगे? ईबीआईटी में से जाता है इंटरेस्ट। ईबीआईटी ही नहीं रहा तो, ईबीआईटी कम पड़ गया तो, ईबीआईटी कम ना पड़ने के लिए सेल्स कम नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप इसमें कंफर्म नहीं हो तो तब जाके आप डेट नहीं रेस करोगे या कम रेस करोगे। सो ये जो जिस तरह से आप फंडिंग कराते हो, उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये मैनेजर कंपनी के बारे में आगे में क्या सोचता है। और उसके बाद आखिरी में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है कि किसी भी कंपनी ने सबसे पहले क्या इशू करना चाहिए, मतलब एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा अगर लाना है तो सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए, उसके बाद क्या इशू करना चाहिए, उसके बाद क्या इशू करना चाहिए। ये 3 स्टेप है। ये तीनों स्टेप हम आखिरी में देखेंगे इस वाले लेक्चर के नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन के। आइए देखते हैं पहले पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलते हैं। ध्यान देंगे आप वर्ड टू वर्ड, ठीक है? मेरे साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। ध्यान दो। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द असिमेट्रिक मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिक यानी कि सेम information which refers to a situation in which different parties have different information। ये तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद in a firm managers will have better information than investor। आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ उस कंपनी में, आप मैनेजर हो उस कंपनी के, तो आपके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, बेटर इंफॉर्मेशन होगी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द फर्म प्रिफर टू इशू डेट। ध्यान दो, ये थ्योरी क्या बोलती है कि फर्म जो है ये डेट इशू करना प्रिफर करेगी। ये जो कंपनी है मार्केट से डिबेंचर इशू करना या लोन लेके आना बैंकों से, ये प्रिफर करेगी। कब? लोन लेके आने से क्या होता है, ध्यान देना, अगर आपने लोन कंपनी में बढ़ाया तो इंटरेस्ट भी हर साल ज्यादा देना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगी। व्हेन दे आर पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर अर्निंग, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम बढ़ोतरी जो होने वाली है इंटरेस्ट में वो पे कर पाएंगे, तो आप डेट इशू करो। लेकिन अगर आपको अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप डेट इशू मत करो, क्योंकि डेट इशू करने से सर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है, और इंटरेस्ट ज़्यादा देने के लिए आपके पास उतनी ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए। अर्निंग ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे, तो डेट इशू मत करो, फंस जाओगे। डेट इशू कर लिया, लोन ले लिया, लेकिन चुका नहीं पाए तो कैसी हालत होती है सर? विजय माल्या जैसी हालत होती है। So equity is issued when they are doubtful and internal finance is insufficient। अब ये तीनों में आप ध्यान देना, आप यहीं पे कहा ये क्वेश्चन खत्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एक सेकंड ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सर मार्केट में ज़्यादा कमाओगे, आपकी फ्यूचर अर्निंग्स होगी, तो डेट इशू करो।
लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप नहीं कमा पाओगे उतना, तो पहले इंटरनल फाइनेंस यूज करो। आपके कंपनी में जितना पैसा पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ा है, जो इक्विटी एग्जिस्टिंग है, वो यूज करो। और अगर वो इनसफिशिएंट पड़ता है, वो कंप्लीट नहीं होता, तब जाके आखिरी में इक्विटी शेयर मार्केट से इशू करो। मार्केट से अगर पैसा लेना है और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो अर्निंग्स के बारे में, तो सर डेट इशू करोगे क्या? नहीं, हम क्या इशू करेंगे? इक्विटी। सो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि सर इक्विटी इज इशूड व्हेन दे आर डाउटफुल एंड इंटरनल फाइनेंस इज इनसफिशिएंट। ओके, सबसे पहले देखो, अब मैं इसका चार्ट बना लेता हूं, यहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप फ्यूचर अर्निंग्स की बात करो पहले। फ्यूचर अर्निंग में आप अगर कॉन्फिडेंट हो या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डेट इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट बढ़ेगा लेकिन अर्निंग भी बढ़ रही है या स्टेबल है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सबसे पहले आप इंटरनल फाइनेंस यूज करोगे। और अगर ये इंटरनल फाइनेंस आपके इनसफिशिएंट हुए, मतलब बराबर नहीं हुए, तब जाके आप नया इक्विटी रेस करोगे। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो आपको ये चीज़ समझ में आया कि फ्यूचर अर्निंग में पहले मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो डेट इशू करूँगा मार्केट से अगर मेरे को पैसा चाहिए। ये सब मैं कब यूज़ कर रहा हूँ? जब मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मनी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और फंड्स की रिक्वायरमेंट है और मैं फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, गो फॉर डेट। नहीं कॉन्फिडेंट तो इंटरनल फाइनेंस यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, अगर एग्जिस्टिंग पैसा मेरे पास में होगा तो, और अगर वो भी कम पड़ रहा है तो जब जाके इक्विटी रेज करो। सो इक्विटी आपका आखिरी में रेज हो रहा है। आओ सर आगे। द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी आर्ग्यूज दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज अफेक्टेड बाय मैनेजर्स चॉइस ऑफ अ सोर्स ऑफ कैपिटल that gives higher priority to the sources that reveal the least amount of information। जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास में कम होती है या नहीं होती है, ये चीज़ों का पता लगाया जा सकता है मैनेजर्स के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से। अगर मैनेजर डेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि फ्यूचर अर्निंग्स ज़्यादा होगी, ऐसा माना जा रहा है। आगे, द नेम पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इज गिवन एज देयर इज नो वेल डिफाइंड डेट इक्विटी टारगेट। सॉरी। अब मार्केट में कहीं ऐसा नहीं है कि हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए 2 रुपए का डेट इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? डेट इक्विटी टारगेट का मतलब 2 रुपए का इक्विटी के लिए 1 रुपए की इक्विटी के लिए 2 रुपए का डेट इशू करो। ऐसा कहीं रूल बनाया गया है क्या? नहीं। 2:1, 3:1, 3:5 कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि मार्केट में वेल नोन डेट इक्विटी टारगेट नहीं है, इसीलिए पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के हिसाब से इक्विटी के 2 तरीके होते हैं पैसे रेज करने के। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि इक्विटी और आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करवाना यानी कि मार्केट से डेट या लोन लेना। अब हम आखिरी में पहुंचते आए हैं और ये चीज़ आपको क्लियर कर देगी व्हाट इज़ दिस पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सजेस्ट करता है कि मैनेजर ने यूज़ करने चाहिए अलग अलग तरीके के सोर्सेस फॉर रेजिंग फंड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले मैनेजर ने यूज़ करना चाहिए सर इंटरनल फाइनेंस। देखो यार, ये बात तो सही है। अगर आप कल जाके अपनी कार खरीदना चाहते हैं, या कार भी नहीं, चलो मान लो आप अगर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अब आपके पास पैसों की ज़रूरत है आपको, आप बताओ सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर आपके पास नहीं है तभी तो आप मार्केट में जाओगे ना लोन लेने के लिए। आपके पास में
मान लो आपको फॉरेन में मतलब आपको घूमने जाना है, 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 25-30 लाख खाली फोकट पड़े हुए, खाली फोकट, ठीक है, यूज़ में नहीं है, खाली फोकट पड़े हुए हैं, और आप ऐसे टाइम पे क्या मार्केट में जाओगे लोन लेने के लिए, ट्रैवल लोन लेने के लिए? अननेसेसरी इंटरेस्ट क्यों पे करना है आपने उस पर, जब आपके पास में 30 लाख वहाँ खाली पड़े तो उसी में से यूज़ करेंगे। वैसे ही कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि अगर हमारे पास में पड़ा है तो हम इंटरनल फाइनेंस यूज़ करेंगे, और अगर इन द अब्सेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंस दे कैन यूज सिक्योर डेट। अब इसके बाद में आप डेट यूज़ करो। डेट आपका सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, 3 तरह के होते हैं। अब सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और हाइब्रिड क्या होता है? सिक्योर डेट का मतलब है जब भी आप लोन लेके आओगे तो आपको उसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, या किसी के बदले, जैसे आपके घर के बदले आपने लोन ले लिया, आपको घूमने जाना है, अब आपको लोन चाहिए लेकिन लोन के लिए आपको कुछ गारंटी देनी पड़ेगी, तो आपने घर को उसके लिए गिरवी रख दिया, घर को रख दिया, यानी कि घर के पेपर्स बेसिकली। सो दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन। तो बैंक के एंगल से देखो कि हम जो लोन दे रहे हैं ये सिक्योर्ड है, क्योंकि अगर इसने लोन नहीं दिया तो हम घर जब्त कर लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? सर अनसिक्योर्ड लोन मतलब बिना किसी गारंटी, बिना किसी आप प्लेज के आप उनको लोन दे देते हो। मैं अगर आपको 1,000 रुपये देता हूँ कल जाके एज अ लोन देता हूँ, और मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार 4 महीने बाद लौटा देना, बस इतना बोल दिया मैंने, इंटरेस्ट लेने वाला हूँ 10%, और मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि मैंने इस लोन के बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाया आपसे, कुछ चीज़ें मैंने गारंटी नहीं ली, दैट इज़ अनसिक्योर्ड। अब ये सेफ नहीं है। अगर आपने यहाँ पे मुझे पेमेंट नहीं किया, अगर आपने मुझे यहाँ पे पेमेंट नहीं किया तो नुकसान कौन बेयर करेगा सर? मैं। हाइब्रिड लोन इज़ अ मिक्स लोन। हाइब्रिड लोन क्या होता है? मिक्स लोन होता है। मतलब हाइब्रिड लोन में क्या होता है, जैसे अब ये हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते नॉर्मली, ये कंपनीज में यूज़ होता है। हाइब्रिड लोन में आपका जो लोन होता है वो किसी सिक्योरिटी पे बेस्ड होता है, जैसे इक्विटी शेयर आपने खरीद के रखे, अब उस इक्विटी शेयर को आप गिरवी रख दो, अब उस इक्विटी शेयर की प्राइस ना ऊपर नीचे बदलती रहती है कंटिन्यूसली, उसके बेसिस पे आप अगर लोन ले रहे हो, सो लोन की भी गारंटी या वैल्यू जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। मतलब लोन की तो अमाउंट उतनी है जो देनी है आपको, लेकिन उस पर सिक्योरिटी बदलती रहेगी क्योंकि इक्विटी की प्राइसेस बदल रही है। ओके, सो फाइनली ब्रीफली, अच्छा, मैनेजर्स में इशू न्यू इक्विटी शेयर एज अ लास्ट ऑप्शन। तो 3 चीज़ें आपने समझी। सबसे पहले आप इंटरनल फाइनेंसिंग यूज़ करोगे सर, उसके बाद आप डेट इशू करोगे, और उसके बाद अगर आपने को इंटरनल फाइनेंसिंग कम पड़ी तो डेट, और डेट भी अगर आपको नहीं पड़ रहा है तो इक्विटी। मतलब इंटरनल फाइनेंसिंग के बाद में आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो इक्विटी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो डेट, और उसके बाद इक्विटी। सो 3 ऑर्डर याद रखेंगे, इंटरनल फाइनेंसिंग, डेट और इक्विटी। इसी ऑर्डर में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलता है कि आपको लोन इशू करना है, मार्केट से पैसा उठाना है, ठीक है। सो ये चीज़ आप थोड़ा समझ लेंगे। इतनी सी चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आई हो यहाँ पे, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। मेंशन द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच अ फर्म कैन चूज टू रेज फंड। अलग अलग तरीके बताओ, सोर्सेस बताओ जहां से पैसा रेज किया जा सकता है। सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। कौन कौन से तरीकों से सर पैसा रेज किया जा सकता है? सबसे पहले इक्विटी से रेज कर सकते हो, फिर प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास, फिर आपके पास में डेट है यानी डिबेंचर बोल लो, लोन है आपके पास में, ठीक है। ये सारे तरीके जहां से आप पैसा मार्केट से उठा सकते हो, रेज कर सकते हो। अब आपको अगर मैं बोलूंगा तो आप इतने ही आंसर दोगे, लेकिन आंसर सिर्फ इतना नहीं होता। अगर आपको 500 करोड़ की जरूरत है तो 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, या 500 यहाँ से, या यहाँ से भी उठा सकते हो। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है सर, आप इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन उठाओ 50-50% का, तो 250 करोड़ उठाओगे। आपके पास में इक्विटी एंड प्रेफरेंस का भी कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है 40 और 60 का, तो अकॉर्डिंगली आप 200 और 300 उठाओगे। आपके पास में डेट एंड प्रेफरेंस का भी कॉम्बिनेशन है, कुछ भी ले लो, 30:70 ले लो तो ये 150, और यहाँ पे आप उठाओगे 350, 350। सो ये भी हमारा पार्ट बनता है, यहाँ से भी पैसा रेज किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सो ध्यान देना आप।
एक्सक्लूसिवली यूज द डेट, एक्सक्लूसिवली यूज द इक्विटी कैपिटल, एक्सक्लूसिवली यूज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट में ही लोन आ गया। उसके बाद में अब कॉम्बिनेशन यूज करना है डेट इक्विटी का, अब कॉम्बिनेशन यूज करना है डेट इक्विटी और प्रेफरेंस का, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। रोक कौन रहा है आपको? 100 करोड़ इक्विटी से लाओ, 200 करोड़ डेट से लाओ, 200 करोड़ प्रेफरेंस से लाओ। यानी मैंने आपको तरीके बता दिए सर, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है कि कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो डेट और प्रेफरेंस का, डेट इक्विटी प्रेफरेंस का, या डेट और लोन का, या प्रेफरेंस का। इतने सारे तरीके जहां से पैसा रेज किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ध्यान देना। वाइल चूजिंग अ सुटेबल फाइनेंसिंग पैटर्न, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ध्यान देना। ये जो मैंने आखिरी में डिसाइड किया ना कि 50-50 हो, 40-60 हो, 30-70 हो, या आप ले लो इक्विटी प्रेफरेंस डेट 30-20 और 50 हो, ये परसेंटेज डिसाइड करने का मतलब ही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे कंपनी का क्या होना चाहिए, यानी कि इक्विटी 30, डेट 20, प्रेफरेंस 50, ये डिसाइड करना, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। सो ध्यान देंगे, द चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सोर्सेस, जो आप चॉइस करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन की चॉइस करेंगे इन सोर्सेस की, इज कॉल्ड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। आई बात ये समझ में? आगे बढ़े, ध्यान दो। वाइल चूजिंग अ सुटेबल फाइनेंसिंग पैटर्न, ध्यान देंगे, एक कोई भी सुटेबल फाइनेंसिंग पैटर्न जब हम चूज कर रहे होंगे, सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड टू डिजाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मेंशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दोज फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान देना, यहां से धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा। मैं क्वेश्चंस अभी नहीं लूंगा, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली सारी इंफॉर्मेशन अब इन क्वेश्चन से, थ्योरी वाले क्वेश्चन से सॉल्व होगी। सो ध्यान दो। एक सेकंड, चलो ठीक है, ध्यान दो। जिस तरीके से भी आप फाइनेंसिंग पैटर्न आपका होगा, उस फाइनेंसिंग पैटर्न को फॉलो करने के लिए, उस तरीके से मार्केट से पैसा उठाने के लिए कुछ प्रिंसिपल या रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं कि मन में आया डेट इशू कर लिया 80% का, बाकी 20%, मन में आया डेट इशू कर लिया 20%, इक्विटी 80%, ना। पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए इसका मतलब कंपनी को कॉस्ट कम से कम, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरीके का पैटर्न हो। ज़रूरत पड़ने पे पूरा पैसा इक्विटी से भी लाया जा सकता है अगर पैटर्न के रूल्स वैसे बोलते हैं तो ये रूल्स क्या है, ये प्रिंसिपल्स क्या है जो हमने सर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये चीज़ आपको नहीं पढ़ी, आपने ये लेक्चर मिस कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए होंगे, तो आप उतना अच्छे से, आप शायद सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन वो एंगल से नहीं सोच पाओगे वहाँ पे, और ये शायद एग्जाम में तकलीफ देगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला प्रिंसिपल, फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ध्यान दो। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले तो एक बात जान लो सर, फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि इक्विटी के साथ साथ अगर आप डेट का भी इस्तेमाल करते हो कंपनी में पैसा लाने के लिए, दैट मीन्स आपकी कंपनी लिवर्ड कंपनी है। ये पढ़ा था हमने लास्ट वाले लेक्चर में। लिवर्ड कंपनी है मतलब फाइनेंशियल लिवरेज है। अब फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाने का मतलब यह होता है कि इक्विटी के अगेंस्ट आप कंपनी में डेट बढ़ाते जा रहे हो, डेट बढ़ाते जा रहे हो, डेट बढ़ाते जा रहे हो। डेट जो पोर्शन है, जो बाहर से आप लोन लेके आते हो, उसको बोलते हैं लेवरेज। ये बढ़ना यानी कि बाहर का पैसा कंपनी में बढ़ता जा रहा है। सो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ते जाना इज नॉट अ गुड थिंग। आगे, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीजेस द अर्निंग पर शेयर। मार्केट्स में अगर आप इक्विटी के बदले अगर डेट रेज करते जाओगे, आपके पास में इक्विटी था 100 करोड़, डेट था 100 करोड़, अब अगर आपको 50 करोड़ की ज़रूरत है तो आप इक्विटी नहीं सर डेट इशू करो।
क्योंकि अगर आप डेट इश्यू करते हो तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है आखिरी में ये इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर इफ द फर्म यील्ड्स अ रिटर्न हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन कंडीशन क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर आपके पास इक्विटी है 100 करोड़ का, डेट है 100 करोड़ का, मान लो, चलो ठीक है, अब आपको 50 करोड़ की जरूरत है। अब आपको 50 करोड़ की जरूरत है तो दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी लेके आओगे तो डेट लेके आओगे। तो आपने क्या, मैंने क्या बोला आपको कि इक्विटी मत लेके आओ। इक्विटी लेके आओगे तो क्या होगा, इक्विटी लेके आओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो आपका ईपीएस कम हो जाएगा। आप डेट इश्यू करो मार्केट में, आप जैसे ही डेट इश्यू करोगे मार्केट में ईएटी थोड़ा कम होगा, उतना नहीं होएगा, लेकिन आपका ईपीएस बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है। 100 डिवाइडेड बाय 50, चलो अभी नहीं, बाद में देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अभी अच्छा, तो मेरा बोलना क्या है कि 50 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है, सॉरी आपने, आपको यहाँ पे दिखा नहीं होगा ना, हाँ, ये जो 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है ये आप डेट से लेके आओ तो ईपीएस बढ़ेगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ये चीज़ ध्यान में रखना, बस ये चीज़ लिख लो अपने बुक में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। सो अब अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे लेट से 20%, तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे 250 पे, ठीक है। तो अभी पहले मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 20%, तो 20 पे आप 200 पे 20% निकालते थे तो कितना 40 आता था। अब अगर आप 250 पे 20% निकालोगे तो 50 आएगा। सो सर पहले 200 का था, अभी 250 हो गया, इस पे 20%, 20%, 40, 50, ठीक है। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 50 का आपने डेट लाया है मार्केट में, डेट लाया है, और डेट का इंटरेस्ट रेट ले लो 15%। अब अगर आप डेट का इंटरेस्ट रेट लोगे 15, चलो समझने के लिए 10 ले लेते हैं। कंडीशन क्या है कि आर ओ आई शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, और आर ओ आई है आपका यहाँ पे 20%, विच इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। 10% टैक्सेस छोड़ दो फिलहाल। सो अब आप 10% किस पे लगाओगे सर, 50 जो एक्स्ट्रा है उस पे लगना चाहिए ना। अच्छा, इस केस में अगर आप 10% लगाते तो 100 पे लगाते, क्योंकि यहाँ पे 100 ही डेट था पहला वाला जो केस है, तो 100 पे 10% लगाते, 10 माइनस होता 30 आ गया। लेकिन अब अगर आप लगाओगे तो 150 पे 10% लगाओगे, क्योंकि अब आपके पास दूसरे वाले केस में 100 प्लस 50 का डेट है और कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, तो 150 पे 10%, 15, आपका प्रॉफिट है 35 का। देख लो प्रॉफिट कहाँ बढ़ा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों में सेम है। लेट से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे आपका 2 करोड़, टैक्सेस माइनस करना है तो वो भी कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 50% टैक्स माइनस कर लो 15, तो बचा कितना 15। यहाँ पे भी 50% माइनस करोगे तो 17.5 बचता है। अब आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है ईएटी इस केस में ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ शेयर तो सेम है, इसको 2 करोड़ से डिवाइड करो, इसको 2 करोड़ से डिवाइड करो, बोलो ईपीएस कहाँ पे ज़्यादा आएगा सर, यहाँ पे ईपीएस ज़्यादा आएगा, ये वाले केस में ईपीएस ज़्यादा आएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर आप डेट बढ़ाते हो 50 करोड़ का तो आपका ईपीएस बढ़ेगा अगर आर ओ आई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट है। तो हमारे केस में 20% वॉज ग्रेटर देन 10%। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ डेट आर ओ आई से बढ़ी रही तो फिर आपका ईपीएस कम होता जाएगा, क्योंकि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दिए दिया, ये मतलब निकलेगा उससे। ठीक है सर, फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना ही, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ध्यान दो, द अर्निंग पर शेयर ऑल्सो इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, और डेट ही क्यों, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और बढ़ाओ, वेट
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, डेट ही क्यों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बढ़ाओ तो भी ईपीएस बढ़ेगा। आगे देखो, लेकिन कंडीशन है अपनी, बट ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्स। प्रेफरेंस बढ़ाने से ईपीएस तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने पे टैक्स में बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। डेट अगर आप बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ा तो टैक्स सेविंग भी बढ़ेगी। सो अगर 50 करोड़ लाना ही है तो डेट से लाओ। द लिवरेज इम्पैक्ट ऑफ डेट इज मच मोर, मतलब डेट लाने से फायदा ज्यादा होता है। आगे, हाउएवर लिवरेज कैन ऑपरेट एडवर्सली ऑल्सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। ये वाला सेंटेंस क्या बोलता है कि अगर आपने डेट ज्यादा लाया तो आपको ये गलत साबित भी हो सकता है अगर आरओआई लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट निकला तो, या कॉस्ट ऑफ डेट मोर देन आरओआई निकला तो। सो कंडीशन यहां पे याद रखेंगे सर पूरा, डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ता है अगर आरओआई ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, आरओआई कम है कॉस्ट ऑफ डेट से तो ईपीएस नहीं बढ़ेगा। सो फाइनली इस वाले पार्ट में आप क्या याद रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन डेट will increase EPS if ROI is greater than cost of debt, will decrease EPS if ROI is less than cost of debt। खत्म कहानी। इतने से में पूरा का पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाता है, तो ये वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान दो, बहुत सारी चीज़ें सर, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं होती हमारे क्लासेस में, और यही चीज़ें नहीं होती तो हमारा उस डायरेक्शन में सोचना नहीं हो पाता। दूसरा, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, बहुत है सर इसमें, अभी ध्यान दो, अभी आप मजा आएगा। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, सेल्स की तरफ ध्यान दो। अगर सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली या तो स्टेबल रहेंगे या तो ग्रो होते जाएंगे, यानी कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैं 50 करोड़ कमा रहा हूं तो ये 50 करोड़ का सेल कंटिन्यू रहेगा या बढ़ते जाएगा। इससे दो चीजें होगी, अगर कंटिन्यू रहा तो प्रॉफिट भी अगर मान लो 10 करोड़ का हो रहा है, 50 करोड़ के रेवेन्यू पे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, सेल कंटिन्यू रहा 50 करोड़ का तो मैं ये तो मान के चल सकता हूं मेरा प्रॉफिट भी कंटिन्यू रहेगा 10 करोड़ का। सेल्स बढ़ता गया तो मेरा यहां पे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ये इतना तो मानते हो आपको, ठीक है। ध्यान दो, इन दोनों केस में आपको कॉन्फिडेंस है प्रॉफिट पे, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप और डेट रेज कर सकते हो, और डेट रेज कर सकते हो। क्यों? डेट रेज करने से इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप श्योर हो कि मेरे पास इतना प्रॉफिट तो है या प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो मैं बढ़ा हुआ इंटरेस्ट बियर कर सकता हूं। सो इस पूरे सेंटेंस में मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप ये पढ़ लेना, मैं क्या है मतलब ये बता देता हूं, ठीक है। सेल्स या रेवेन्यू अगर स्टेबल रहा या ग्रो हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट भी स्टेबल रहेगा या ग्रो होगा। इसका मतलब आप और डेट मार्केट में रेज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बर्डन बियर कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अगर ये वोलेटाइल रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्स बढ़ता जा रहा है, कभी गिरता जा रहा है, यानी कि बढ़त चढ़त हो रही है, ठीक है, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, तो प्रॉफिट भी बढ़ता कम होता जाएगा, और ऐसे टाइम पे डेट शुड नॉट बी रेज्ड। ये चीज़ है, मतलब इसका पूरा का पूरा पढ़ना, आपके समझ में आएगा। तीसरी बात करता हूँ, कॉस्ट प्रिंसिपल। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इक्विटी कितना रेज करना चाहिए, डेट कितना रेज करना चाहिए, इसमें आपने एक रूल भी याद रखना है कि आपका खर्चा कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आइडियल पैटर्न ऑफ और कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइजेज द कॉस्ट, जो WACC है ये कम होना चाहिए, एंड मैक्सिमाइजेज द EPS, और जो EPS है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये लिख के रख लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।
ऐसा पैटर्न जिसमें मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी के ओनर्स की अर्निंग बढ़ रही है, तो वो पैटर्न सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उससे ज्यादा और होना क्या अपन को? मेरी या तो अर्निंग बढ़ रही है या तो मेरा खर्चा कम हो रहा है, बात तो सेम पड़ी। तो वो पैटर्न फॉलो करना है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? खर्चा कम से कम हो ऐसा पैटर्न और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ये बात कर रहा हूँ कि 50-50 होना चाहिए, 40-60 होना चाहिए, 30-70 होना चाहिए, या 30-20-50 होना चाहिए। चारों अलग अलग पैटर्न है, इसमें से जो भी पैटर्न सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर देगा या सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा, वो पैटर्न हमने फॉलो करना है या वो यूज़ करना है। आगे रिस्क प्रिंसिपल। रिस्क सर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ये आपने रेवेन्यू कमाया, इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे ना कंपनी के, इसके बाद आता है EBIT, इसके बाद आता है इंटरेस्ट, इसके बाद आता है EBT, इसके बाद टैक्स। अब ध्यान दो, मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये एक पार्ट है, ये इतना पार्ट ले लो एक, या फिर आपको समझाने के लिए सिंपल बताता हूँ, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट, ये दोनों खर्चे, और दोनों अगर बढ़ता है, बाकी सब चीज़ें सेम, तो कंपनी को नुकसान है ना। खर्चा बढ़ा तो नुकसान है कि नहीं है। ये जो एक्सपेंस है सर, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क, और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप रॉ मटेरियल 100 रुपये पर केजी में खरीद रहे थे, अब वो 120 हो गया, तो आप क्या कर लोगे? मार्केट में हर जगह 120 है, तो खरीदना 120 में ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट। और ये जो इंटरेस्ट वाला खर्चा है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। जितना डेट बढ़ाते जाओगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा। जितना डेट बढ़ाते जाओगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ये दोनों रिस्क बराबर हो, एक ज्यादा एक कम ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिटर्न। ये सब हम बाद में और देखेंगे जब लिवरेजेस की बारी आएगी। लिवरेजेस में यही सारी चीजें कवर्ड की हुई है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट आता है सर आपका कंट्रोल प्रिंसिपल। ध्यान रहे कि जितना ज्यादा डेट आप रेज करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा डेट रेज करोगे कंपनी में, उतना आप कंपनी का कंट्रोल खोते जाओगे। अभी इक्विटी है 100 का और डेट है 100 का, तो आधा आधा है। कंट्रोल देखो 100% इक्विटी के पास में ही है। मैं वो कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लॉ में पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ 100% कंट्रोल इक्विटी के बाद पास में रहने के बाद में भी कैसे डेट वाले आके सर पे बैठते। विजय माल्या के केस में यही हुआ, बहुत सारा लोन ले लिया और बाद में बैंक वालों ने ये प्रूव कर दिया कि इनके पास जो 10,000 करोड़ रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसमें से सर 8,000 तो हम बैंक वालों का है और इक्विटी वालों का सिर्फ 2,000 है, तो हमारा ज्यादा पैसा लगा हुआ है। कोर्ट में अर्जी डाली, कंपनी बंद पड़ गई, बहुत सारे कांड हुए। तो क्या हुआ, इक्विटी वालों के पास 100% कंट्रोल रह के भी। सो यही बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा डेट आप इधर डालते जाओगे, +100 उतना ज़्यादा आपके हाथ से कंट्रोल निकलता जाएगा। लॉफुली नहीं, प्रैक्टिकली। क्योंकि कल जाके ये पॉइंट पे जाके अगर आप एक भी पेमेंट नहीं कर पाए, या आपने कंटिन्यूसली 3-4 प्रिंसिपल या रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, तो ये जो डेट वाले बैंक्स है जिन्होंने आपको लोन दिया, वो एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में। और अगर वो एक्टिव हो गए मार्केट में, तो वो कोर्ट में आपकी कंपनी बंद कराने के पीछे पड़ जाएंगे। फिर क्या कर लोगे 100% कंट्रोल का? आई बात समझ में सर? फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इस तरह से आप मार्केट में लोन उठाएं कि आप कहीं बंद ना जाए। ऐसे लोन कभी मत उठाओ कि 10 साल तक मैं आपको 10-20% इंटरेस्ट देता जाऊंगा 10 साल के पहले, और कुछ भी नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं। आप इस तरह से लोन उठाओ कि 10 साल तक आप 20% का इंटरेस्ट दोगे, लेकिन कहीं बीच में ज्यादा पैसा आया तो आप लोन को पूरा रीपे कर दोगे। तो हो सकता है चौथे साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पूरा रीपेमेंट कर दिया, 5वें साल से कोई लोन नहीं है सर पे। यह है फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना कि भैया आपका प्रॉफिट कितना भी हो, आपने 10 साल के लिए लोन लिया तो 10 साल तक चलाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। सो बाय फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स द मैनेजमेंट चूजेस such a combination of sources of financing which it finds easier to adjust। ध्यान दो, इस तरह से चूज करो कि आगे जाके हम एडजस्ट कर सके। अगर हमको लगा कि लोन
अब हम लोन की मेच्योरिटी डेट आने की है, लेकिन अब हम चुकता कर सकते हैं, तो हम लोन चुका देंगे और बैंक वाले ले भी लेंगे. नाउ chooses such a combination of sources of financing which it finds easier to adjust according to the changes in the needs of funds in future. While debt could be interchanged if the company is loaded. ध्यान दो, अगर 18% का आपने 10 साल का लोन ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल जो दिया उसके हिसाब से समझाता हूँ, तो आप हर साल कितना लोन पे इंटरेस्ट, 100 करोड़ के लोन पे 18% कितना होता है सर? हर साल कितना पे कर रहे हो? 18 करोड़ पे कर रहे हो. 3 साल तक पे किया, 7 साल बाकी है, लेकिन अब मार्केट में लोन 15% में मिल रहा है. 3 साल बाद तो इंटरेस्ट रेट तो बदलते जाते हैं. जब मार्केट में लोन 15% में मिल रहा है तो दिमाग क्यों नहीं लगाते आप? 100 करोड़ का मार्केट से और लोन लो 15% पे, इस 100 करोड़ से वो जो पुराना 100 करोड़ था वो चुका दो. अब आगे से आपको 100 करोड़ पे कितना लोन देना पड़ेगा? सिर्फ 15%. 3% बचाना यानी 3 करोड़ रुपए बचाना साल के, बहुत फर्क पड़ता है. और अदर कंसिडरेशन में बाकी सारी चीजें आ जाएगी, मतलब और भी कुछ रहा तो ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो. ब्रीफली एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजाइनिंग ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इक्विटी कितना लाना है, डेट कितना लाना है, लोन कितना लाना है, इसके बारे में बात करिए सर. ध्यान दो. द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे पढ़ना आराम से शांति से. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है डेट इक्विटी मिक्स को, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स शेयर होल्डर्स रिटर्न एंड रिस्क. शेयर होल्डर का अल्टीमेटली रिटर्न और रिस्क तो बदलता है सर, क्योंकि डेट जितना ज़्यादा लाते जाओगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा. ठीक है, आगे देखो. सिंस कॉस्ट ऑफ डेट इज चीपर. ध्यान देंगे, इक्विटी वालों की कॉस्ट कभी भी ज़्यादा होती है डेट वालों से, क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है. यानी कि आप हमेशा जनरली यही फॉलो होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो अगर 20% है तो कॉस्ट ऑफ डेट उससे कम होती है, चीपर होता है. लेट से 12%. 100 करोड़ आपने 20% पे लाया, 100 करोड़ आपने 12% पे लाया. सबके फायदे नुकसान है. सो कॉस्ट ऑफ डेट भले ही चीपर है, फर्म प्रिफर करती है बोरो रेदर देन टू रेज मनी फ्रॉम इक्विटी. और क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट चीप है, 12% पे ही मिल रहा है, तो सबसे पहले फर्म जनरली प्रिफर करती है कि चल यार हम लोन ही उठा लेते हैं, क्योंकि इक्विटी लाएंगे तो उनको 20% देना पड़ेगा और डेट लाएंगे तो 12% देना पड़ेगा, तो हम डेट ही लेके आते हैं. ध्यान देंगे. सो लॉन्ग एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. यहाँ पे वापस वो चीज आई कि आरओआई जब तक कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहेगा, ये लिख लो अपने बुक में, आरओआई पॉज करके लिख लेना, मैं बता रहा हूँ. आरओआई जब तक कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहेगा तब तक कंपनी में डेट लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है. जितना डेट लाते जाओगे कॉस्ट ऑफ जो आपका आरओआई है वो भी शायद फिर धीरे धीरे कम भी हो सकता है आगे. एक पॉइंट आया जहां पे आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट सेम हो गया. अब इसके ऊपर आप डेट मत लाना, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ डेट और आरओआई में डिफरेंस आएगा. कॉस्ट ऑफ डेट विल बी मोर देन आरओआई, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन आरओआई, डोंट ब्रिंग द डेट इनटू द कंपनी. Beyond the limit, it increases the risk and share price may fall because shareholders may assume that the investors is associated with more risk. एक लिमिट के ऊपर अगर आप डेट लाना शुरू कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है. जैसे मैंने आपको विजय माल्या वाला केस बताया, 10,000 में से 8,000 करोड़ तो लोन था. तो ऐसे केस में इन्वेस्टर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको लगता है कि भैया अब तो हमारे ऊपर बहुत रिस्क है, और ऐसे टाइम पे उनकी एक्सपेक्टेशन गिर जाती है कंपनी से कि ये अब हमारा कुछ नहीं कर सकती, और एक्सपेक्टेशन गिर जाती है तो बहुत सारे लोग मार्केट में शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं. सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ने से आपकी मार्केट प्राइस गिरने लग जाती है. सो एक लिमिट के ऊपर डेट नहीं लाना कंपनी में. आगे अब द मेजर कॉन्सेप्ट फॉर डिजाइनिंग ऑप्टिमल स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो. पहला कॉन्सेप्ट अब ये आप पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको बताऊंगा लिवरेजेस, ये नेक्स्ट वाला चैप्टर है, वहां पे समझाऊंगा तो समझेगा, यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ. ये कवरेज रेशियो आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, वहां पे जाके आप ध्यान दो कि कवरेज रेशियो होता क्या है, वापस आके यहाँ पे पढ़ो. कैश फ्लो एनालिसिस यानी कि मेरे पास में कैश फ्लो सफिशिएंट होगा तो मैं डेट लेके आता हूँ. इंटरेस्ट देने के लिए कैश लगती है, कैश होनी चाहिए, और यही चीज़ आपको इसमें लिखी हुई है. ये चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ. उसके बाद में साउंड कैपिटल मिक्स. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, ये कब पता चलेगा? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सर बहुत ही बढ़िया है, ये कब पता चलेगा? अभी होल्ड करो.
सॉरी, ध्यान दो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप ये बताओ कि साउंड कैपिटल मिक्स है, इसके एसेंशियल फीचर क्या है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रही उस चीज़ में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत बढ़िया है। पहला, मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ लिवरेज, जितना ज़्यादा हो सकता है डेट का इस्तेमाल करो। कब तक? जब तक ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, उसके ऊपर मत करना। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल, ये हमने अभी अभी देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अवॉइड करो अनड्यू फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क विद द इंक्रीज ऑफ डेट। डेट इंक्रीज करने से अगर कोई रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क हो, बिजनेस रिस्क हो, तो वो अवॉइड करो, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होना। द यूज ऑफ डेट शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ये ऑलरेडी पहले पॉइंट में कवर होता है। द फर्म शुड बी इन अ पोजिशन टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इन पेइंग द लोन एंड इंटरेस्ट चार्जेस एज एंड व्हेन ड्यू। बहुत ही सिंपल है, डेट आप लाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप उतना इंटरेस्ट हर साल पे कर पाओगे ये कॉन्फिडेंट हो, तब तक आप डेट लाते जाओ। कैपेसिटी होनी चाहिए, बिना कैपेसिटी के आप डेट लाए जा रहे ऐसा मत करना। इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल भी नहीं जाना चाहिए, ये भी हमने देखा। इट मस्ट अवॉइड अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस इन द एग्रीमेंट ऑफ डेट, ये अनड्यू रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर ध्यान दोगे तो इंस्टीट्यूट ना ढंग से कवर नहीं कराती। ये फ्लेक्सिबल जो है इसका मतलब ही है कि अनड्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं होना कि 10 साल तक आपको लोन लेके ही रखना पड़ेगा, हम 4 साल में चुका देंगे अगर हमारे पास में पैसा आ गया तो, और नहीं तो क्या। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंजर्वेटिव, यानी कि इट शुड बी कंपोज्ड ऑफ हाई ग्रेड सिक्योरिटीज एंड डेट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी शुड नेवर बी एक्सीडेड। ये लास्ट वाला सेंटेंस तो ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया। एक चीज समझो, इसके अंदर आप जितनी भी सिक्योरिटी रखते हो ये हाई ग्रेड सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, इसकी रेटिंग करवानी है मार्केट से आपने, क्योंकि अगर आप इसकी रेटिंग करवाते हो मार्केट से और मार्केट में इसको 5 स्टार या AA ऐसी रेटिंग मिलती है, सो ये अच्छी बात होती है और इससे आपको फ्यूचर में और लोन उठाने में मदद मिलती है। अगर आपकी लो ग्रेड सिक्योरिटी रही ना तो आगे लोन लेने में ही आपको दिक्कत जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए इन द सेंस दैट इट कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द इन्वेस्टर। जितना कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर रखोगे उतना ही इन्वेस्टर समझेंगे कि हमको बनाया जा रहा है सर पागल। और अगर उनको समझ में नहीं आया कि यार ये कंपनी कर क्या रही है एग्जैक्टली, कभी डेट एकदम से लेके आ गई, कभी इक्विटी लेके आ गई, कभी डेट रीपे कर दिया, कभी इक्विटी रीपे कर दिया, मतलब इक्विटी में आपने बायबैक कर लिया, तो अगर ऐसा कुछ होता रहा तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट नहीं बैठेगा कंपनी पे, और अगर उनको ट्रस्ट नहीं बैठा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगी। द डेट शुड बी यूज टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अब ये जो ई नंबर का पॉइंट है ये आई नंबर से मैच खाता है। कंट्रोल लूज नहीं करने का मतलब है कि सॉल्वेंसी नहीं जानी चाहिए कंपनी की। सो सेम टू सेम पॉइंट है सर। ये वाला जो टॉपिक है वापस वही चीज़ है, देखो वापस बता रहा हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल्सो एक्सप्लेन वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आप इजीली पढ़ के उसको खत्म कर सकते हो, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब बारी आती है सर ब्रीफली एक्सप्लेन होना चाहिए, यहाँ पे आप अपने बुक में भी कर लेंगे। Why EBIT EPS analysis is important while designing the optimal capital structure। ये जो लास्ट वाला आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें पता चलेगा EBIT EPS एनालिसिस के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ये समझ जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ बहुत सारे लेक्चर लेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी 46 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो सर यहाँ तक की सारी चीज़ें लिख लो, समझ लो, एक बार खुद पढ़ो, आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा जो भी कुछ लिखा हुआ है। और आपका मैं गारंटी देता हूँ अभी तक आपने जितना भी पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर में उतना नॉलेज आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। होमवर्क करिए, मतलब जो आप पढ़ चुके हैं एक बार का हमने ले चुके हैं वो पढ़ लो, आगे के 3-4 क्वेश्चन और पढ़ के रखो। जब मैं समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बाय बाय।